फिल्म में हम देखते हैं कि हक अपने घर के बागीचे में है और अपनी बेटी को तीर कमान इस्तेमाल करने की तरबियत दे रहा है, लेकिन अचानक इसकी बेटी, उसका पूरा खानदान गायब हो जाता है, सब खाक में तब्दील हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि ये कैसे और क्यों हुआ। इसके बाद हम खला में मुंतकिल होते हैं, आयरन मैन निब्यूला को देखते हैं, जानते हैं कि वो टाइटन सैयारे पर थे, स्पाइडरमैन उनके साथ था, सानोस के हाथों मारे जाने वालों में शामिल था। बदकिस्मती से वो खलाई जहाज जिसमें वो मौजूद है, इसमें न तवानाई है और न ईंधन ताकि वो वापस जा सके। वो इस वक्त खला में बगैर किसी मकसद के मौजूद है और उनके पास दुआ के सिवा कोई चारा नहीं है। उनके सामने एक और बड़ी मुश्किल यह है कि ऑक्सीजन और खाने का जखीरा भी खत्म होने वाला है, जिसका मतलब उनकी मौत है। तो आयरन मैन ने फैसला किया कि वो अपनी अलविदाई पैगाम पेपर के लिए अपनी सूट की हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड करेगा, इस उम्मीद के साथ कि अगर कभी कोई इस जहाज को पाले तो इसका पैगाम पेपर और उसके दोस्तों तक पहुंच जाए। वो वाकई अपना पैगाम रिकॉर्ड कर लेता है और मौत के लिए तैयार होने लगता है। वह तकरीबन मरने ही वाला होता है कि अचानक और बगैर किसी पेशगी इत्तला के वो जहाज के बाहर खला में एक बहुत ही तेज रोशनी अशवा देखते हैं, और इस शाह की वजह यह होती कैप्टन मार्वल, जो अपनी जबरदस्त ताकत के साथ जहाज को धकेलती है और इसे जमीन पर ले आती है और उन्हें इवनिजरस के हेडक्वार्टर आयूं कह लें कि जो इवनिजरस बाकी बचे वहां पहुंचा देती है। वाकई आयरन मैन और निब्यूला जहाज से उतरते हैं और उनका इस्तकबाल करने के बाद वो सब अंदर जाते हैं ताकि मिलकर बैठ सकें। ये वाज़ेह होता है कि आयरन मैन अभी भी बहुत थका हुआ और निढाल है और वो कैप्टन अमेरिका के साथ बातचीत करने बैठ जाता है। वो बहुत उदास है, कहता है कि वो थानोस को शिकस्त नहीं दे सका। वाज़ेह है कि वो कैप्टन अमेरिका एक दूसरे से नाराज है। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ कोई भी मालूमात बांटते हैं, उनमें से किसी को मालूम हो। फिर सब जमा होते हैं, उनके साथ कैप्टन मार्वल होती है और हमें पता लगता है कि वो इस वक्त आई जब उसे निक फ्यूरी की तरफ से हंगामी पैगाम मिला जो उसने भेजा था इससे पहले कि वो गायब हो जाए, जैसा कि पिछली वीडियो में दिखाया गया था। अहम बात यह है कि थोर उनके साथ शामिल हो जाता है और यह वाज़ेह होता है कि वो मुतासिर है, शायद उनसे ज्यादा, क्योंकि वो थानोस को जंग में शिकस्त नहीं दे सका। फिर वो कैप्टन अमेरिका को बताते हैं कि जब से ये सब हुआ है उन्होंने थानोस को तलाश किया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और बदकिस्मती से इसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर आयरन मैन उन पर गुस्सा करता है, खास तौर पर कैप्टन अमेरिका पर, क्योंकि वो पहले ही रोबोट की फौज बनाना चाहता था ताकि जमीन की हिफाजत कर सके, लेकिन इस वक्त कैप्टन अमेरिका ने मुखालिफत की और इसे रोक दिया। टोनी बात करता है और अपनी बात जारी रखता है, लेकिन अचानक वो अपनी शदीद थकन की वजह से बेहोश हो जाता है जो उसने खला में गुजारी थी। वो उसकी मदद करते हैं और उसे सुकून आवर दवाएं देते हैं। इसके बाद निब्यूला उनकी बात काटती है और उन्हें बताती है कि चूंकि थानोस उसका बाप है तो हो सकता है कि वो जानती हो कि वो कहाँ है, और ये इसलिए कि थानोस ने खुद उसे बताया था कि जब वो ये मिशन मुकम्मल कर लेगा तो वो अकेला एक पुरसुकून जगह पर रहेगा। इसके बाद रॉकेट उन्हें 3D में दिखाता है और उन्हें समझाता है कि कुछ लोगों ने जमीन पर थानोस के साथ जो किया वही वाकया दोबारा हुआ, लेकिन जमीन के अलावा किसी और सैयारे पर। उन्हें शक होता है कि शायद ये वही सैयारा हो जहां थानोस उस वक्त मौजूद है। हो सकता है कि बात समझ में ना आए, लेकिन खुलासा यह है कि उन्हें पता चल गया है कि थानोस कहाँ है। वो खुद को तैयार करते हैं और वाकई वो जहाज में सवार होकर इस सैयारे की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो सैयारे के करीब पहुंचते हैं तो कैप्टन मार्वल उन्हें छोड़कर सैयारे के गिर्द चक्कर लगाती है ताकि सूरत हाल का जायजा ले सके। वो वापस आकर उन्हें बताती है कि पूरा सैयारा खाली है और वहां सिर्फ थानोस है। इस सैयारे पर हम थानोस को देखते हैं जो बहुत ही पुरसुकून और सादा जिंदगी गुजार रहा है, यहाँ तक कि वो खुद अपना खाना पकाना शुरू कर देता है, बिल्कुल पुरअमन जिंदगी, जैसे कि इसने दुनिया की निस्फ आबादी को कत्ल नहीं किया हो। अहम बात यह है कि वो घर में दाखिल होते हैं और सब मिलकर उसे बांध लेते हैं। थोर अपने कुल्हाड़े के साथ आता है और उसका बाजू काट देता है, लेकिन उन्हें दस्ताने में पत्थर नहीं मिलते। जब वो इससे पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसने पत्थरों की ताकत इस्तेमाल की और उन्हें खुद को तबाह करने पर मजबूर कर दिया जब इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो बातें करते हैं, यहाँ तक कि थोर उससे तंग आकर अपने कुल्हाड़े से इसका सर काट देता है। वो उसे छोड़कर वापस जमीन पर आ जाते हैं और वो सब मायूस होते हैं। उन्हें कोई फायदा नहीं होता और वो उम्मीद खो देते हैं कि वो उन लोगों में से किसी को वापस ला सकेंगे जो गायब हो गए थे। कुछ वक्त गुजरता है, 5 साल बाद, उन सब वाकयात के बाद, और हम अपने सुपर हीरोज की टीम के हर फर्द को देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ ने इस वाकये को पीछे छोड़ दिया है, जबकि कुछ अब भी सदमे में हैं और उन सब वाकयात से बहुत मुतासिर है। आखिर में हम डॉक्टर हांक की गाड़ी देखते हैं जो फिल्म थिंकमैन के आखिर में थी। और अगर आपने खुलासा नहीं देखा तो आपको वीडियो के नीचे तफसील में पूरी सीरीज का लिंक मिल जाएगा। अहम बात यह है कि वीडियो के आखिर में, अगर आपको याद हो, तो स्कॉट इंटमैन क्वांटम दुनिया में दाखिल हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो बाहर नहीं आ सका क्योंकि डॉक्टर हांक और उनके साथी सानोस की वजह से गायब हो गए थे। कोई भी स्कॉट को वापस नहीं ला सका और स्कॉट 5 साल से क्वांटम दुनिया में था। इत्तेफाक से वो गाड़ी के अंदर आता है और गलती से आले के बटन पर दबाव डाल देता है, जिससे स्कॉट दोबारा वापस आ जाता है।
हकीकी दुनिया में वापस आता है। स्कॉट वापस आता है और सड़क पर चलता है तो वो अपनी आंखों के सामने जो देखता है इससे हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बहुत अजीब चीजें देखता है। खाली सड़कें और बहुत से इश्तिहारात लोगों के बारे में जो गायब हो गए हैं। वो नहीं समझता कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है, और ना ही इसे मालूम है कि हाँ वो और जेनेट कहाँ गए हैं। तो वो चलता रहता है। वो एक इश्तिहार देखता है जो उसकी अपनी गुमशुदगी के बारे में है, तो वो अपने घर की तरफ जाता है और दरवाजा खटखटाता है और अपनी बेटी को बुलाता है। वो बाहर आती है, लेकिन एक जवान लड़की की तरह, बच्ची की तरह नहीं, जैसा कि इसने देखा था। वो हैरान होता है क्योंकि वो जानता है कि ये उसकी बेटी है और वो बड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो 5 साल से मुतवाजी क्वांटम दुनिया में कैद था। अपनी बेटी का हाल पूछने के बाद वो फैसला करता है। वो इवनिजरस के पास जाता है ताकि उनसे कुछ समझ सके कि असल में क्या हुआ था। वो वाकई इवनिजरस के हेडक्वार्टर पहुंचता है और वहां निताशा और कैप्टन अमेरिका से मिलता है, जो उसे देखते ही सोचते हैं कि वो थानोस की वजह से गायब हो गया था। लेकिन स्कॉट उन्हें समझाना शुरू करता है कि वो क्वांटम दुनिया में था और वो गायब नहीं हुआ था। वो उन्हें यह भी बताता है कि वहां 5 साल नहीं गुजरे, बल्कि वो सिर्फ 5 घंटे थे। तो वो उन्हें समझाता रहता है कि क्वांटम साइंस बहुत अजीब है और उसके पास एक ख्याल है कि वो इस साइंस को इस्तेमाल करके वक्त में पीछे जा सकते हैं और उसके जरिए इन तमाम लोगों को वापस ला सकते हैं जो गायब हो गए थे। कैप्टन अमेरिका और निताशा इस पर खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार उनके पास दोबारा उम्मीद आ गई है। उन्होंने फौरन फैसला किया कि टोनी स्टार्क की मदद लें, क्योंकि वही वाहिद शख्स है जो उनकी मदद कर सकता है। और वाकई वो इसके पास जाते हैं और टोनी अपनी जिंदगी में पेपर के साथ मुस्तहकम हो चुका होता है। उनकी एक छोटी बेटी भी होती है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है। वो माजी को भूलने की कोशिश कर रहा होता है और सुपर हीरोज, जंगों और हंगामों से दूर रहना चाहता है। तो जाहिर है टोनी उनकी मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है कि उनकी बातें सब फजूल है और कि वो भी अपनी जिंदगी से खुश है और फजूल बातों की वजह से इसे खराब नहीं करना चाहता। तो वो वहां से चले जाते हैं मायूस होकर, और फिर वो बरूस बैनर से मिलते हैं। इसकी जिंदगी भी बहुत बदल चुकी होती है और अब वो हल्क की बड़ी ताकत और उजलात के साथ रह सकता है, लेकिन बरूस बैनर की अक्ल के साथ। अब वो अपने दिमाग पर काबू पा सकता है। जब वो हल्क की हालत में होता है, जो पहले मुमकिन नहीं था, उसने खुद को प्रोफेसर हल्क का नाम भी दे दिया। जब वो अपनी तजवीज़ पेश करते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उनकी तजवीज़ कामयाब होगी और वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। ये इसका फ़र्ज है। वो अपनी तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी तमाम कोशिशें हमेशा नाकाम रहती हैं। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अपने घर की लेबॉर्ट्री में होता है और वो भी ये सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि उनकी टीम की तजवीज़ को कैसे अमली जामा पहनाया जाए। आखिरकार वो कामयाब हो जाता है और दरियाफ्त करता है कि उनकी बातें वाकई कारआमद हो सकती हैं और वो मुतवाजी क्वांटम दुनिया वक्त को वापस ले जाने का तरीका पा लेते हैं। वो पेपर से मिलता है और इसे सब कुछ बताता है और कहता है कि वो वाकई कोई हल देखना चाहता है, क्योंकि वो उन सब लोगों के खो जाने पर बहुत गमगीन है, खुसूसन पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के लिए, जिसे वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझता था। पेपर उसे तसल्ली देती है और कहती है कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो कोशिश कर सके और बाद में खुद को परेशान ना हो। टोनी स्टार्क कहता है कि वो उनकी मदद करेगा। वो सबको इकट्ठा करते हैं और जो भी मिजरस बाकी बच्चे हैं, ताकि वो दोबारा एक मुकम्मल टीम के तौर पर काम कर सके। हल्क और रॉकेट जाते हैं और थोर को लाते हैं ताकि वो शामिल हो। वो वालकुर्री से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि शायद थोर उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो अब पहले थोर नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी इसके साथ कोशिश करने का फैसला करते हैं। वो थोर से मिलते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पहले थोर एक एथलीट था और उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर उजलाती था, अब मौजूद नहीं है। वो एक मायूस और जिंदगी से हार मानने वाला शख्स बन चुका है। इसका पेट बहुत बड़ा हो गया है और वो बस पीता रहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके साथ कोशिश करते रहते हैं जब तक कि वो कायल नहीं हो जाता और उनके साथ जाने पर राजी हो जाता है। दूसरी तरफ नताशा जापान पहुंचती है जहां हुक रह रहा होता है और वो रूनैन की शरारती शख्सियत में था। अगर अहम यह है कि नताशा इसे कायल करने में कामयाब हो जाती है और वो वाकई उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसकी मदद कर सके। और इस तरह वो तमाम लोग जो इमिजरस के बाकी मानदा थे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो अपने हेडक्वार्टर पर जाते हैं और वक्त में सफर करने की कोशिशें और तजुर्बात करते रहते हैं। और यह तय होता है कि स्कॉट को सबसे पहले वक्त में वापस जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास इस मौजू में ज्यादा तजुर्बा है। लेकिन वो घबरा जाता है तो हक आई उसकी जगह ले लेता है और तजुर्बा कामयाब हो जाता है और वो वक्त में वापस चला जाता है। वो अपने घर पहुंचता है इस वक्त से पहले जब थानोस आया था। वो अपनी बेटी को बुलाता है और कोई जवाब आता है, लेकिन तजुर्बे का वक्त खत्म हो जाता है और वो इवनिजरस के हेडक्वार्टर वापस आ जाता है। जब वो उन्हें देखता है तो वो कहते हैं तजुर्बा कामयाब हो गया है और वो जानते हैं कि वो वक्त में वापस जा सकता है। अब सिर्फ वो देखें कि वो कहाँ वापस जाएंगे ताकि वो पत्थरों तक पहुंच सके, इससे पहले कि थानोस उन्हें ले ले। जो भी उन 6 पत्थरों में से किसी के साथ मामला कर चुका है वो बताता है कि वो कहाँ थे इससे पहले कि थानोस उन्हें ले ले, और वाकई वो सब पत्थरों की जगह बताना शुरू कर देते हैं, उनकी जगह का तयन करते हैं, मंसूबा बनाते हैं और खुद को तकसीम करते हैं। पहली टीम में टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, हल्क और स्कॉट शामिल हैं और ये लोग 2012 में वापस जाएंगे, इसी वक्त जब लोकी ने जमीन पर हमला किया था।
क्योंकि मुख्तसरा इस वक्त वो 3 पत्थरों तक पहुंच सकते हैं, जिनमें से एक वक्त का पत्थर मुअल्लिमा के पास होगा, अक्ल का पत्थर लोकी के साथ इसके असा में होगा और खला का पत्थर हाइड्रा के लोगों के पास होगा। दूसरी टीम में नाताशा और हाक आई शामिल हैं और वो फॉर्मीर सैयारे पर जाएंगे क्योंकि वहां रूह का पत्थर मिलेगा। जबकि तीसरी टीम में निब्यूला और रूडी होंगे जो फौरन मेराज सैयारे पर जाएंगे क्योंकि वहां ताकत का पत्थर है। आखिरी टीम में थोर और रॉकेट शामिल हैं और वो इस गार्ड जाएंगे ताकि वो हकीकत का पत्थर इस लड़की के जिस्म से ले सकें जिससे थोर जमाने में मोहब्बत करता था। हल्क मुअल्लिमा के पास पहुंचता है इससे वक्त का पत्थर ले सके, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करती, इसलिए वो उसे एक जोरदार ज़रब लगाती है जिससे बरूस बैनर हल्क के जिस्म से मुकम्मल तौर पर निकल आता है। लेकिन वो इसे कायल करने की कोशिश करता रहता है और इसे बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस को वक्त का पत्थर दिया था और वो यहाँ आया ताकि वो इसे ले सके और इस मसले को हल कर सके। चूंकि मुअल्लिमा वक्त के बारे में बहुत माहिर है, वो समझ जाती है कि हल्क को वाकई इससे पत्थर लेना होगा ताकि दुनिया को बचाया जा सके। वो उसे पत्थर दे देती है और कहती है कि जरूरी है कि जब वो अपना काम मुकम्मल कर ले तो पत्थरों को उनकी असल जगह पर वापस ले जाएं जहां वो माजी में मौजूद थे। वो उसकी बात से इत्तेफाक करता है, पत्थर लेता है और चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका माजी में वापस आ गया है और हाइड्रा के लोगों को चकमा देता है, उनके साथ शामिल होने का ड्रामा करता है और उनसे लोकी का असा ले लेता है। लेकिन यह सिलसिला जारी नहीं रहता क्योंकि जब वो बाहर निकलता है तो माजी का कैप्टन अमेरिका इससे मिलता है और जैसे ही वो इसे देखता है इसे लोकी समझता है जो उसके भेस में, तो उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और जल्द मौजूदा दौर का कैप्टन अमेरिका जीत जाता है और वो असा लेकर चला जाता है। आयरन मैन और स्कॉट माजी में पहुंच जाते हैं और कामयाब होते हैं 30 रॉकेट ले ले। ये मुख्तसर में यूं स्कॉट माजी के आयरन मैन के पास जाता है और उसके रिएक्टर को खराब कर देता है जिससे वो कमजोर हो जाता है और सब लोग उसके अर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। क्या हुआ? इस हुजूम के दौरान मौजूदा दौर का आयरन मैन वो बैग ले लेता है जिसमें 30 रॉकेट होता है और चला जाता है। बस जाने से पहले माजी का हल्क इससे टकरा जाता है और वो गिर जाता है और 30 रॉकेट बैग से बाहर निकल आता है, लेकिन यह सीधा लॉकी के सामने गिरता है जिसे माजी में पकड़कर बांध दिया गया था। लॉकी 30 रॉकेट उठा लेता है, इसे इस्तेमाल करता है और एक दूर दराज सैयारे पर भाग जाता है। अहम बात यह है कि पहली टीम 3 में से 2 पत्थर हासिल करने में कामयाब हो गई है और कोशिश मुमकिन नहीं क्योंकि वो मादा जो वक्त में वापस जाने के लिए इस्तेमाल होता है इसमें ज्यादा बाकी नहीं बचा है। उन्हें अपने वक्त में वापस जाना होगा। मिताशा और हाक आई फॉर्मीर सैयारे पर पहुंचते हैं तो रूह के पत्थर का मुहाफिज कहता है कि पत्थर लेने के लिए उन्हें एक रूह की कुर्बानी देनी होगी। दोनों हैरान होते हैं और सोचते हैं कि इनमें से कौन अपनी जान की कुर्बानी देगा। हाक आई कहता है मैं कुर्बानी दूंगा, लेकिन निताशा उसे कहती है कि नहीं, तुम्हारी एक फैमिली है और तुम्हें उनके लिए जिंदा रहना चाहिए। दोनों लड़ते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दूसरा कुर्बान हो। आखिरकार निताशा खुद को पहाड़ से नीचे गिरा देती है और मर जाती है। हाक आई बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद जब होश में आता है तो खुद को फॉर्मीर सैयारे के समंदर में अकेला पाता है और उसके पास रूह का पत्थर होता है। वो गमगीन होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि निताशा मर चुकी है। बिला रजतह और इसी वक्त निब्यूला और रूडी सैयारा मिराइज पर पहुंचते हैं ताकि ताकत का पत्थर चोरी कर सकें, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो उनके वहम व गुमान में भी नहीं था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि निब्यूला निस्फ रोबोट है तो उसके सिस्टम में तदखल और खराबी पैदा हो जाती है। माजी की निब्यूला जो उसी जगह पर मौजूद है मुस्तकबिल की निब्यूला के देखे हुए वाकयात को देखने लगती है और ये उसे बहुत परेशान कर देता है और वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। उस वक्त उसे महसूस होता है कि कुछ गलत है और वो इस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और तमाम अजीब मालूमात निकालते हैं। माजी का थानोस देख लेता है जो उसके लिए मुस्तकबिल की बात है और समझता है कि निब्यूला ने इससे गद्दारी की और मुस्तकबिल में इमिजरस के साथ शामिल हो गए। वो जान लेता है कि उसे तमाम पत्थरों को जमा करना था और अपनी मुहिम को मुकम्मल करना था और वो मर चुका है और इसीलिए वो अपने मुआविन को हुक्म देता है कि वो मुस्तकबिल से आने वाली निब्यूला के सिस्टम को ले ले ताकि माजी की निब्यूला को उसकी जगह भेज सके ताकि वो इसकी मदद करे और उसके साथ हो जाए। और वाकई ऐसा ही होता है और रूडी और माजी की निब्यूला पावर स्टोन लेकर ये मिजरस के हेडक्वार्टर वापस आ जाते हैं। जबकि थोर और रॉकेट आखिरकार इस गार्ड पहुंच जाते हैं और थोर बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इस गार्ड तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन रॉकेट इसे हौसला देता रहता है। इसके बाद थोर अपनी माँ से मिलता है और बताता है कि वो मुस्तकबिल से आया है और सब कुछ बताता है। माँ इसे हौसला देती है और मदद करने की कोशिश करती है। थोर को अपनी पुरानी हथौड़ा भी मिल जाती है और वो ले लेता है। रॉकेट भी कामयाब होता है। हकीकत का पत्थर इस लड़की से निकाल ले जिससे थोर मोहब्बत करता था। इसके बाद थोर अपनी माँ को अलविदा कहता है और वो सब वापस आकर मौजूदा वक्त में इमिजरस के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन 70 की दहाई में कैप्टन अमेरिका के तरबियती मरकज में जाते हैं ताकि वहां से 30 रॉकेट ले ले। वो इस वक्त 30 रॉकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लॉकी में पत्थर लेकर फरार हुआ और वो ना ले सके, लिहाजा वो माजी में मजीद पीछे गए ताकि उसे चरा ले। वो वहां पहुंचते हैं और टोनी अपने वालिद से मिलता है और बात करके मुतासिर होता है। कैप्टन अमेरिका लड़की को देखता है जिससे वो माजी में बहुत मोहब्बत करता था
वो इससे बात करना चाहता है लेकिन अपने अल्फाज वापस लेता है ताकि कोशिश भी नाकाम ना हो। वो राब्ते पाता है और कैप्टन अमेरिका बैंड की कुछ मवाद लेता है और वो मवाद है जिसकी उन्हें दोबारा वक्त के सफर के लिए जरूरत होगी। अहम बात यह है कि वो वापस मौजूदा वक्त में इमिजरस के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हेडक्वार्टर में जमा होते हैं और हैरान रह जाते हैं जब वो नताशा को नहीं पाते और हुक आई से इसके बारे में पूछते हैं। वो उन्हें सब कुछ बताता है जो हुआ और वो इसके लिए अफसरदा हो जाते हैं। और इस तरह आखिरकार वो 6 पत्थर जमा करने में कामयाब हो जाते हैं और आयरन मैन एक दस्ताना बनाता है जिसमें वो 6 पत्थर रखे जा सकते हैं। जब वो पत्थर दस्ताने में रख देते हैं तो इस बात पर इख्तिलाफ होता है कि उसे कौन पहनेगा ताकि वो इस तमाम तवानाई को बर्दाश्त कर सके। आखिरकार वो हल्क पर मुत्तफिक होते हैं जो वाकई दस्ताना पहनता है और अपनी उंगलियों को चटकता है और जो सब गायब हो गए थे वो वापस आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हल्क इस बड़ी ताकत के इस्तेमाल से गिर जाता है और सब उसके पास जमा हो जाते हैं ताकि उसकी मदद कर सके। और यहाँ नीब्यूला उन्हें धोखा देती है। ये वो नीब्यूला है जो माजी से आई है। अहम यह है जब वो हल्क के साथ मसरूफ होते हैं तो वो वक्त के सफर के आले के साथ छेड़छाड़ करती है ताकि थानोस और उसकी पूरी देव हैकल फौज को ला सके। थानोस अपनी देव हैकल फौज के साथ पहुंच जाता है और फौरन वो और उसकी फौज इमिजरस के हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। हाक आई दस्ताना लेकर भाग जाता है इससे पहले कि थानोस उसे पकड़ ले और दोबारा दुनिया को तबाह कर दे। थानोस उन्हें बताता है कि उसने अपनी गलती से सबक सीखा है और इस बार वो सब लोगों को मिटा देगा। और कुदरती तौर पर सब डर जाते हैं और फौरन खुद को तैयार करते हैं और उस पर हमला शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद भी थानोस उनसे ज्यादा ताकतवर होता है और उन सब पर काबू पा लेता है और उन सब को मारने लगता है। लड़ाई के दौरान थोर की हथौड़ा कैप्टन अमेरिका की तरफ फेंकता है और वो आखिरकार उसे उठा लेता है और थानोस को मारने के लिए दौड़ता है। आप कहेंगे कि कैप्टन अमेरिका ने हथौड़ा कैसे उठाया? मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त इसका दिल 100% खालिस है और हम सब जानते हैं कि थोर का हथौड़ा कोई नहीं उठा सकता जब तक कि इसका दिल बिल्कुल खालिस ना हो। अहम बात यह है कि ज़र्ब थानोस पर ज्यादा असर नहीं करती और वो दोबारा उठ खड़ा होता है और इसे मारता है और उसका बाजू भी तोड़ देता है। उस वक्त थोर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका लड़ाई के काबिल नहीं होते और उनमें से कोई भी अपनी जगह से उठने के काबिल नहीं होता। लेकिन अचानक और बगैर किसी तमहीद के हम आसमान में डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत सारी ज़मानी दरवाजे देखते हैं। कुछ देर बाद इनमें से एक से डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आता है और फिर बाकी दरवाजों से वो तमाम सुपर हीरोज आते हैं जो थानोस की वजह से गायब हो गए थे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ये करने में कामयाब होता है कि वो उन सबको वापस ले आए ताकि वो जंग में हिस्सा ले सकें। तकरीबन हर सुपर हीरो जो मार्वल की दुनिया में नजर आया वो सब आ जाते हैं। फिर कैप्टन अमेरिका के इशारे पर बड़ी और आखिरी जंग शुरू होती है। इसके बाद हर जगह लड़ाई शुरू हो जाती है। सुपर हीरोज और इवनिजरस की फौज एक तरफ और थानोस और उसकी बहुत बड़ी फौज दूसरी तरफ। जंग के दरमियान वांडा आती है। थानोस को नहीं पता होता कि वो कौन है क्योंकि वो माजी से आया होता है, लेकिन वांडा को सब कुछ मालूम होता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस पर हमला करती है और तकरीबन खत्म कर देती है। तब थानोस अपनी कश्तियों को हुक्म देता है कि वो बेतरतीब फायरिंग करें और कश्तियां सब पर फायरिंग शुरू कर देती है। इसकी मंसूबाबंदी कामयाब होने वाली होती है कि इवनिजरस को किसी और चीज में मसरूफ कर दे, लेकिन इसी वक्त कैप्टन मार्वल आती है और उसकी कश्ती को तबाह कर देती है। इसी वक्त थानोस कामयाब हो जाता है कि दस्ताने तक पहुंच जाए, लेकिन कैप्टन मार्वल आती है और इसे उंगली चटकाने से रोक देती है। इस वक्त थानोस के पास कोई और हल नहीं होता सिवाय इसके कि वो पावर स्टोन निकाले और इसे मारे और इसे दूर कर दे। लेकिन फौरन आयरन मैन आता है और कोशिश करता है कि दस्ताना इसके हाथ से निकाल ले, लेकिन वो नहीं कर पाता। थानोस उंगली चटकाता है लेकिन कुछ नहीं होता और हम दरियाफ्त करते हैं कि पत्थर दस्ताने में आयरन मैन के हाथ में है और ये इसलिए कि इसने खुद दस्ताना बनाया था, इसलिए वो तमाम पत्थर ले सका बगैर उसके कि थानोस को पता चले। इस बार आयरन मैन उंगली चटकाता है और थानोस की फौज लम्हों में गायब हो जाती है और सब मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, थानोस भी। लेकिन पत्थरों की ताकत की वजह से टोनी स्टार्क बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है और वो सब इस पर गमगीन हो जाते हैं और जो खुशी उनके चेहरों पर थी वो शदीद गम में बदल जाती है। फिर वो एक बहुत बड़ी जनाजा करते हैं। इसके बाद वो वापस आते हैं और उसका पैगाम सुनते हैं जो उसने अपनी मौत की सूरत में उनके लिए छोड़ा था। वाकई वो इसे सुनते रहते हैं जब वो कहता है कि वो अपने किए पर फख्र करता है और उनमें से हर एक पर भी फख्र करता है। इसके बाद हम हालुक, कैप्टन अमेरिका और फाल्कन को देखते हैं कि वो कैसे पत्थरों को उनकी जगह वापस ले जाने का मंसूबा बनाते मुत्तफिक होते हैं और कैप्टन अमेरिका इस मिशन को अंजाम देता है। कैप्टन अमेरिका वापस आता है, लेकिन जब वो दोबारा वापस आता है तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। फाल्कन को इस वक्त पता चलता है कि उसने कार्टर के साथ रहने और उससे शादी करने का फैसला किया था और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार दी, और जब वो मर गई तो वो वापस आया। यकीनन ये सब हमारे लिए पलक झपकने की तरह था, लेकिन कैप्टन अमेरिका के लिए ये बहुत तवील साल थे। अहम बात यह है कि इसने अपनी ढाल बाद में फाल्कन को दे दी ताकि वो नया कैप्टन अमेरिका बन सके, और वो उन्हें छोड़कर चला जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। बस इतना ही।